बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तारनहार आ जाएंगे दुनिया में, टेरेस दे विल ड्रेन द बैटरी, और बाइक पे आप अच्छे से कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो। बैलगाड़ी बना करके लेके जाना लद्दाख में मेरे सिंगट्टे से। कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा हूँ जो मैंने यूज़ नहीं किया, तो फालतूबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ भैया, बातें करें तो आ गया वो वीडियो जिस पे धनिया इतनी बोई गई है कि अपनी बाइक के बारे में बताओ। लेकिन पहले 3 चीज़ें हैं। पर्पस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्यों कोई चीज़ करी गई है बाइक पे उस पर ध्यान दीजिएगा बजाय ब्लाइंडली फॉलो करने के। दूसरा, ये बाइक का रिव्यू नहीं है। थर्ड थिंग, थोड़ा अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिएगा कि आपकी ज़रूरत क्या है। आइए फिर शुरू करते हैं। ना डैश की कहानी ये है कि मुझे इसको व्लॉगिंग के लिए भी प्रिपेयर करना था पहला, और दूसरा मुझे अपना हैंडल बार एज क्लीन एज पॉसिबल अच्छा लगता है। मैं फालतू चीज़ों उस पर लगाता नहीं हूँ। तो पर नेविगेशन माउंट भी चाहिए है, एक गोप्रो का एंगल भी चाहिए था मुझको, और उसकी वजह से ये सब भर जाता। सो उसका सोल्यूशन ये था कि ये जो मेन डैश है इस बाइक का, ठीक है, वो पहले बीच में होता था यहाँ पर, और कुछ भी नहीं था इसके अराउंड। ये एक बेस प्लेट खरीदी, ये वाली, ठीक है, ये पीछे वाली जो दिख रही है, और इस बेस प्लेट को मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल किया। ये इस बाइक के लिए ही बनती हैं। और उसमें मैंने ये पूरा डैश जो है वो एक साइड मूव करा, और यहाँ पर मैंने फ़ोन होल्डर अरेंज किया है। ये क्वाड लॉक है, और इस समय इस पर वायरलेस चार्जर लगा हुआ है। जो जल गया है वो मेरी गलती है, क्योंकि फ्यूज़ मैंने गलत लगा दिया था, तो ये केबल निकली हुई है उसकी यहाँ पर। तो और यहाँ पर एसेंशियली मेरा फ़ोन क्वाड लॉक पे ऐसे यहाँ पर माउंट हो जाता है। पहली प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा, मुझे गोप्रो का एंगल चाहिए था एक अपना फ्रंट वाइल राइडिंग। ये वाला गोप्रो का एक बेस प्लेट एक ऐसे ही माउंट के ऊपर मैंने सुगरू करके चिपका दिया, और यहाँ पर गोप्रो लग जाता है, तो ये वाला फ्रंट वाला एंगल राइडिंग वाला मिल जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न हैंडल बार को खाली रखने का था, वो था ड्रोन। या तो वो ट्रैकिंग शॉट्स हों, या फिर जब मैं बाइक चलाते हुए ड्रोन फ्लाई कर रहा हूँ वो वाले शॉट्स हों, तो उसके लिए मुझे ड्रोन का कंट्रोलर बिल्कुल अपने सामने चाहिए था। सो वो लगता है यहाँ क्वाड लॉक के ऊपर। क्वाड लॉक कहाँ गया? ये इस तरीके से ऐसे इसके ऊपर यहाँ पे माउंट हो जाता, फिर ये स्क्रू लग जाता, और इसके ऊपर ड्रोन का कंट्रोलर माउंट हो जाता। और ये वाला जो आप माउंट देख रहे हो, रैम माउंट, ये गोप्रो का ये एक हैंडल बार माउंट है जिसके ऊपर साइड से राइडर एंगल मिलता है, तो ये उसके लिए है। सो ये सारे चेंजेस हैं डैश के, और ये रीज़न था उसको करने का। ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ना ये जो मिरर्स आप देख रहे हैं ये स्टॉक मिरर्स नहीं है, इनको बोलते हैं डबल टेक मिरर्स, ठीक है। मेरा कोई ब्रांड एफिलिएशन है नहीं किसी भी कंपनी से अभी तक। ना इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा इसका ये है कि आप इसकी नॉब खोल करके इन मिरर्स को अंदर या बाहर की तरफ या अपने हाई डिज़ायर्ड प्लेस पे एडजस्ट कर सकते हो, पहला। दूसरा, अगर आप कभी किसी संकरी जगहों से, पतली जगहों से निकल रहे हो, तो इन मिरर्स को ऐसे चेंज करके, ठीक है, इसको अंदर की तरफ या बाहर की तरफ डाल सकते हो। उसके अलावा एक इसका ज़्यादा बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगता है, ऐसा तो है नहीं कि मैं गिरा नहीं हूँ, कई बार गिरा हूँ, ठीक है, तो जब जनरली क्या होता है जब आपकी बाइक का मिरर का इम्पैक्ट होता है ज़मीन के ऊपर, तो ये फिर ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तो ये बॉल जो थिक के ऊपर ये ऐसे घूम जाता है हल्का सा ढीला हो करके, तो उससे फिर ये टूटता नहीं है। सो दैट्स वाई दीज डबल टेक मिरर्स OEM मिरर्स की जगह। अब ज़रा प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं बाइक को सेव करने के लिए। सबसे पहले तो नकल गार्ड्स, बाग बस्टर्स सबसे अच्छे ब्रांड्स में से है, और जब आप गिरते हो लेफ़्ट या लेफ्ट हैंड साइड पर, तो आपकी बॉडी के अलावा जो बाइक में पहली चीज़ चोट लगती है वो चांसेस होते हैं आपके लिवर्स के टूटने के। अच्छी क्वालिटी के चाहिए थे, इन सब चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। नाउ स्पीकिंग ऑफ लिवर्स, दिस माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। बाइक में ये जो भी लिवर्स लगे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड पिवट लिवर्स। तो अगेन डबल प्रोटेक्शन के लिए जब नकल गार्ड्स भी लगे हुए हैं, उसके अलावा अगर कभी गिरता हूँ तो ये जो लिवर्स हैं ये पिवट हो जाते हैं ना। अभी ये पूरा ऊपर नहीं आ रहा है क्योंकि ये बाग बस्टर से और सेफ गार्डेड है, पर ये अपनी जगह पिवट हो जाता है, तो उससे और फ़ायदा रहता है और प्रोटेक्शन रहती है। गिरता है तो लिवर अपने आप में ऐसा इसका लिवर ऊपर की तरफ उठ जाता है, एंड और टूटने के चांसेस और कम। बाइक प्रोटेक्शन के लिए अगली चीज़ थी ये क्रैश गार्ड्स। ना मार्केट में बहुत तरीके के क्रैश गार्ड्स अवेलेबल हैं, अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, बहुत महंगे से लेकर के कतई रद्दी तक, ठीक है। लेकिन मैंने ये OEM स्टॉक ही यूज़ करे थे। एक तो उसका रीज़न ये है कि नए वाले बहुत महंगे थे और ख़र्चा ऑलरेडी बहुत है ये चीज़ों में, सॉरी, ठीक है। दूसरा, दे आर नॉट दैट बैड। क्रैश गार्ड्स का बिगर काम होता है आपके बाइक के रेडिएटर्स को और आपके इंजन केसिंग्स के इस तरफ के एरिया को अच्छे से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। राइडर का प्रोटेक्शन इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ क्रैश गार्ड। राइडर प्रोटेक्ट करना है अगर, तो फिर अच्छे से गियर पहनो, अपनी राइडिंग स्किल पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्रैश गार्ड से ये उम्मीद करना कि वो बाइक को राइडर दोनों को बचा लेगा, ऐसा है नहीं रियली। और एक रीज़न और था, इस बाइक में ओरिजिनली जो ये ऑक्स लाइट्स लगी हुई थी, ये यहाँ पर एक साइड ब्रैकेट था उसके अंदर लगी हुई थी।
ना उससे नुकसान ये है कि जब बाइक गिरेगी तो वो बहुत एक्सपोज्ड है बाहर की तरफ, और एक छोटा सा पत्थर लगेगा एंड देन दे विल बी कपूट्स। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट था कि क्रैश की ऑक्सिलरी लाइट्स को जितना ऊपर और अंदर की तरफ हो सके उतना लगा जाए, और अंदर से मेरा मतलब है कि हैंडल बार की लेंथ की विड्थ के अंदर। तो इसीलिए, और जितने भी आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स थे उनके लिए फिर इनको इंस्टॉल करने के लिए अलग से माउंट्स लो, उनके अलग से गेयर्स लो, तो बेसिकली पचड़ा और फालतूगिरी ज़्यादा हो रही थी। बस मैंने ये वाले यामाहा के माउंट्स हैं जो मैंने अलग से ही ख़रीदे, और उस पर ऑक्सिलरी लाइट्स को यहाँ माउंट कर दिया। अब बात करते हैं स्किड प्लेट की। एक प्रॉपर स्किड प्लेट को इस्तेमाल करना उतना ही ज़रूरी है जितना नीचे से प्रोटेक्शन यूज़ करना है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। सो होता क्या है कि एक बड़ी स्किड प्लेट जो होती है, जो एडवेंचर स्किड प्लेट्स होती हैं, वो आपके पम्प्स को, इंजन केसिंग्स को और नीचे से अच्छे से प्रोटेक्ट करती हैं। इसके ऊपर मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील भी बनाई थी, आई विल प्ले इट हियर। स्टॉक बैश प्लेट्स में और एडवेंचर बैश प्लेट्स में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि वो आपका साइड्स और अपर पार्ट भी कवर करती हैं। मैं दिखाता हूँ कि क्यों यूज़ करनी चाहिए ये। तो नीचे वाले पार्ट में देखिए कितने स्क्रैचेस हैं, ठीक है। साइड में ये जो स्क्रैचेस हैं, फ्रंट पे ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने स्क्रैचेस हैं। और ये वाला पार्ट डायरेक्टली कवर करता है आपके हेडर पाइप्स को, रेडिएटर को और ऑयल फिल्टर को। नाउ इमेजिन अगर इतने फोर्स से पत्थर अगर इन सब पार्ट्स के ऊपर टकराएंगे तो बाइक का क्या होगा। थैंक यू। OEM स्किड प्लेट्स आर डिसेंट बट एडवेंचर स्किड प्लेट्स ऑल द टाइम। इसके अलावा ये आपको हेडलाइट गार्ड वाली जाली ये दिख ही रही होगी, तो ये तो बहुत ज़रूरी है ही है, ऑब्वियस। तो ये जो अगला अपग्रेड था ये प्योरली ऑफ रोड ओरिएंटेड राइडिंग के लिए था, एंड आई कैन नॉट टेल यू व्हाट अ गुड इन्वेस्टमेंट इट वाज। दीज आर कॉल्ड पिवट पेग्स। ये एक ब्रांड है शायद MK4, मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा, स्क्रीन पे आ जाएगा। और इनकी खास बात ये है कि ये 20 डिग्रीज अपनी एक्सिस पे आगे पीछे रोटेट होते हैं। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप बाइक पे बैठते हो, ठीक है, तो जब आप टूरिंग कर रहे हो नॉर्मली, तो आपका बाइक का एंकल थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है। एंड ट्रस्ट मी, दिस 20 डिग्रीज ऑफ मूवमेंट कैन पुट योर एंकल इन अ प्रॉपर 90 डिग्रीज ऑफ ओरिएंटेशन, और ये बहुत रेस्टिंग हो रहा है, बहुत अच्छा रहता है ये। दूसरा, इसके ऊपर दांत हैं, टीथ हैं, विच इज़ वेरी यूज़फुल, क्योंकि जब आप ऑफ रोड राइड करते हो तो आप खड़े होते हो बाइक पे, 90% खड़े ही होते हो। स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कांटे हैं, हल्के टीथ हैं, ये हल्के से आपके बूट के सोल में हल्का सा धंस जाता है, हल्का सा डैमेज नहीं करते हैं, बिकॉज ये पॉइंटी नहीं है, ठीक है, शार्प नहीं है। और ये बहुत अच्छी स्टेबिलिटी और स्टैंडिंग पोजीशन में आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कितनी बार बोलूँगा स्टेबिलिटी। तीसरा, स्टॉक OEM पेग्स जो आते हैं ये उससे वाइड हैं ये। अच्छा, स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है जब आप नया राइड करो, इनको यूज़ करना शुरू करो, तो जब आप बाइक को माउंट करो, ठीक है, जब बाइक के ऊपर चढ़ो आप, तो आपको ये वॉबली फीलिंग आए, ठीक है, एंड इट्स नॉर्मल टू फील दैट। मुझे भी फील हुआ था, पर एक बार जब आप यूज टू हो जाओगे ना इस चीज़ के, आपको फील भी नहीं होगा ये, एंड देन इट जस्ट बिकम्स अ सेकेंड नेचर। लाइक अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे अपना फुट कहाँ पर रखना है, एंड इट्स नॉट फील वॉबली एट ऑल। एसेंशियली जब आप ऑफ रोड राइड करते हो तो ये राइडिंग ऑन योर पंजा एसेंशियली, और पीछे आपकी हील जो होती है वो खाली रहती है, ठीक है। दैट्स बहुत बढ़िया चीज़ है ये, मज़ा आ गया इसको यूज़ करके। अगला मॉडिफिकेशन, अगला अपग्रेड, मॉड। अगली चीज़ अगर आप नोटिस करो तो मेरी बाइक में रियर फुट पैक्स नहीं है, वो मैंने निकाल दिए थे। दोनों फुट पैक्स को मिला जुला करके लगभग 1 से सवा किलो का वज़न था, तो वो बचा। ये कुल जमा 250-400 ग्राम के ये टाई डाउन ब्रैकेट्स हैं जो फुट पैक्स वाले माउंट्स पे इंस्टॉल हो जाते हैं। तो एसेंशियली मैं अपना जब लगेज पीछे बाइक पे माउंट करता हूँ तो वो एक जगह यहाँ पर टाई डाउन होता है, तो इन टाई डाउन ब्रैकेट्स को यूज़ कर लिया था। और मुझे अपनी बाइक पे प्लेन बैठाना ज़्यादा पसंद है नहीं, अनटिल मजबूरी हो या किसी की मदद करनी हो तब, वरना बीवी पीछे बैठती नहीं है, उसे बाइक से डर लगता है, अपन खुले सांड। रियर व्हील डिपार्टमेंट में क्या दिखाना है आपको? हाँ, 3 चीज़ें। सबसे पहले शुरू करते हैं नीचे से। ये है चेन गाइड ना। ऑफ रोड राइडिंग में ऐसा हो सकता है कि अगर बाइक कई बार आपका रियर व्हील स्विंग आर्म कहीं ऊपर नीचे हो गड्ढों वड्ढों की वजह से, तो चेन जो है वो स्प्रॉकेट उतर जाए और थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वो, ठीक है। अगर आप चेन की अपनी प्रॉपर क्लीनिंग, ल्यूब, मैनेजमेंट, चेन टाइट सब अच्छे से करते हो तो इसके चांसेस कम है। इट्स गुड टू हैव। देखो, मैं इसको रेकमेंड या फिर मैं इसके अगेंस्ट या इसके फॉर में नहीं बोलूँगा,
ठीक है, मुझे लगाना था तो मैंने लगा लिया एंड इट हैज़ नेवर गिवन मी अ प्रॉब्लम। ये जो आप चेन और स्प्रॉकेट सेट देख रहे हैं, मैंने चेन और स्प्रॉकेट सेट एक्स्ट्रा कुछ स्प्रॉकेट्स में कोई भी टीथ ज़्यादा बड़े या छोटे नहीं किए हैं। हर 25,000 किलोमीटर पे मैं अपनी चेन चेंज करता हूँ। तो जो स्प्रॉकेट सेट नया और चेन सेट नया आफ्टर मार्केट लगवाया था, DID का था। यहाँ कहीं उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ऑर्डर करना है तो करें ना, मेरा कोई ब्रांड एफिलिएशन है नहीं। तो जो OEM पार्ट आता है, स्टॉक पार्ट है, वो प्लास्टिक का आता है, चेन कवर। तो मैंने फिर ये नया ऑर्डर कर लिया था और आफ्टर मार्केट मेटल का है, मच बेटर। टायर्स के बारे में क्या ही बताऊँ मैं आपको, टायर तो हर चेंज ही होते रहते हैं, पर अभी इसमें मिटास एंडीरो ट्रेल XT लगा हुआ है। इसके अंदर 50-50 टायर है, डकार वर्जन। अगला अपग्रेड जो आप देख रहे हैं वो शायद आपको रियलाइज ना हो इस समय, बट देयर इज एन अपग्रेड हियर। लाइसेंस प्लेट होल्डर, इसको टेल टाइडी किट्स भी बोलते हैं ना। जो स्टॉक लाइसेंस प्लेट होल्डर और जो फेंडर आता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, पीछे प्लास्टिक का होता है और यहाँ तक होता है, पर ये मेटल की है। ये मैंने इंस्टॉल करी है। बाइक थोड़ी सी क्लीन लगती है, पर उसका एक नुकसान और भी है कि जब आप कभी बारिश में राइड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी उछल करके आपके बैग्स पर, आपकी जैकेट पर आती है। पर मिट्टी से नफरत है अगर ऑफ रोड राइडिंग करने में, तो क्या ही फ़ायदा। इसको इंस्टॉल करना इतना आसान भी नहीं है और इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो थोड़ा सा हैंडी होना पड़ेगा बाइक से, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी वायरिंग कहाँ जा रही है, कौन से वायर्स कहाँ यहाँ इस वाले कवर के अंदर सारे इंस्टॉल होते हैं। सो दैट आपको जो ये इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, ये DRL इंडिकेटर्स हैं। और ये मुझे बाइक जब मैं थर्ड ओनर हूँ बाइक का, थर्ड हैंड बाइक है ये, तो ये मुझे लगे हुए मिले थे। बहुत सुंदर है, बहुत स्लीक हैं, अच्छे हैं। अगर मुझे लगे हुए नहीं मिलते तो मैं कद्दू नहीं अपग्रेड करता इनको। फालतू पैसा नहीं, बहुत महंगे भाई, लगभग 150 यूरो के आसपास के हैं। इंडियन कॉस्ट लगभग 15,000-14,000 के आसपास। तो मैं तो नहीं लगाता वो पैसा, पर लगे हुए मिले तो ठीक है, चल रही है गाड़ी। ये है SC प्रोजेक्ट का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, फ्रॉम योर एग्जॉस्ट पाइप अंटिल योर एग्जॉस्ट मफलर, हेडर पाइप्स अंटिल एग्जॉस्ट मफलर। ये मुझे अगेन बाइक में लगा हुआ मिला था, मगर मैं इसको भी अपग्रेड करना चाह रहा था। फुल एग्जॉस्ट सिस्टम्स आते हैं जो आपके ये जो यहाँ पे जो लिंक पाइप्स होते हैं, इस लिंक पाइप को, इसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो यहाँ पे चल करके और एग्जॉस्ट मफलर को आपके इस रियर के नीचे यहाँ पे माउंट कर देते हैं। पर वो बहुत कॉस्टली है, क्योंकि फुल एग्जॉस्ट सिस्टम्स को लाना अपने आप में 500-600 यूरो के आसपास का है और वो काफ़ी महंगा है। उससे एक नुकसान के एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है आपके पास, कि जब आप ये वाले मफलर्स को उठा करके नीचे लगाओगे तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये ठीक इस एग्जॉस्ट के आउटलेट के ठीक सामने आते हैं, और इनके कई बार जलने की शिकायतें भी आई हैं, कई ऑब्जर्वेशन से। तो फिर इनको निकाल करके फिर यहाँ माउंट करो। अब ऐसा कुछ माउंट करने में प्रॉब्लम नहीं, माउंट तो कुछ भी कर दो कहीं भी, ठीक है, मगर काम बढ़ जाता है। चलो अगली चीज़ दिखाते हैं। अब ज़रा सबसे इम्पॉर्टेंट सस्पेंशन अपग्रेड की बात कर लेते हैं। तो मैंने सस्पेंशन में फ्रंट में भी चेंजेस किए थे, रियर में भी चेंजेस किए थे। मैं हंस क्यों रहा हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। और एक और एक्स्ट्रा एक्सेसरी लगवाई थी इसके ऊपर, जिसके ऊपर मेरे थॉट्स हैं। फ्रंट फोक्स के अंदर स्प्रिंग्स चेंज कराए हैं इसके, और ऑयल चेंज कराया है। दूसरा, अगर आप नोटिस करो तो ये जो ब्लैक चीज़ दिख रही है, ये एक्चुअली सॉक्स हैं, फुल लेंथ सॉक्स हैं, एसेंशियली यूज प्रोटेक्शन फॉर योर सस्पेंशन। लेम जोक। तो यहाँ पर आपके होते हैं फोक सील्स। वो फोक सील्स का सबसे बड़ा काम होता है जो ऑयल इस रिजर्वॉयर के अंदर है उसको रोक करके रखना, ताकि डैम्पनिंग होती रहे, वरना डैम्पनिंग नहीं होगी, ठीक है, और थर्मल हीट डिसिपिएशन भी नहीं होगा। नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आपको मार्केट में कई बार देखिएगा कि कई इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो चड्डी छाप छोटे छोटे सॉक्स को ऐसे करके ब्रांड करते हैं कि जैसे वही है सारा सब कुछ, उसी से तारणहार आ जाएंगे, दुनिया में टेररिज्म खत्म हो जाएगा। भाई साहब, इतना लगा रहे हो, हाफ टिकट चड्डा पहना रहे हो, तो पूरी पतलून पहनाने में क्या दिक्कत है भाई। मैं इनको और इस सस्पेंशन को और इस बाइक को एसेंशियली लगभग 30, इस सेटअप को जो मैंने आपको दिखाया है अब तक, मैं 30,000 किलोमीटर से ऊपर चला चुका हूँ। ट्राई टेस्टेड है, कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा हूँ जो मैंने यूज़ नहीं किया है, तो फालतूबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं। अब रियर की बात करते हैं। मैंने इसका स्प्रिंग ज़रूर चेंज करवाया था, जो यहाँ पर है ये, इसको मैंने एक स्टिफर स्प्रिंग्स इसका यूज़ किया था, क्योंकि अगेन एडवेंचर राइडिंग के पर्सपेक्टिव से इसको प्रिपेयर किया था, तो एक स्टिफर स्प्रिंग चाहिए है लोड के लिए, लगेज वेट के लिए, एंड देन ऑफ रोड राइडिंग के लिए। बट इंटरेस्टिंगली करीब 25-30 हज़ार किलोमीटर के बाद लीक हो गया।
सारा तेल बाहर आ गया इन द मिडल ऑफ माई स्पेन राइड। सेकेंड डे ही पता लग गया था कि वो टूट गया, उसकी वजह से स्पेन की राइड भी अबैंडन करनी पड़ी थी, बहुत मूड ख़राब हुआ था। तो सस्पेंशन अपग्रेड्स ये थे, फ्रंट में प्रोग्रेसिव स्प्रिंग्स एंड बेटर ऑयल, एंड रियर में एक स्टिफर स्प्रिंग्स। दैट वाज द सस्पेंशन अपग्रेड। इज देयर एनीथिंग रिमेनिंग? सॉरी फॉर दिस अब्रप्ट कट। हुआ क्या कि अभी तक आपने जो भी वीडियो देखा वो मैंने सुबह शूट किया था, और फिर मैं कहीं चला गया, एक्चुअली सस्पेंशन ठीक कराने गया था, अपग्रेड कराने, और रास्ते में याद आया कि 2-3 चीज़ें छूट गई हैं। तो क्विकली ज़रा वो देख लेते हैं एंड देन वील गो बैक टू द वीडियो जो अभी तक आप देख रहे थे। ओके, सॉरी फॉर दिस। अगर आप इस टॉप रैक का डिज़ाइन देखेंगे तो ये बहुत स्लीक और स्लिम है, और दूसरा ये बाइक के रियर व्हील के आगे बिल्कुल भी नहीं जाता है, ये यहीं पर रुक जाता है। आई वॉन्टेड समथिंग स्लिम, स्लीक, फंक्शनल, ज़्यादा भारी ना हो, और वो मुझे भी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी ना दे कि मैं ज़्यादा पैक कर सकूं। तो समटाइम्स क्या होता है ना, जितना हमारे पास स्पेस होता है उतना ज़्यादा हम पैक कर लेते हैं, जितना लीव है उतना ज़्यादा हम चीज़ें डाल लेते हैं। तो मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता हूँ, जस्ट बेयर मिनिमम। तो ये है पेरून मोटो की मोटर रैक। आई डोंट थिंक वो इंडिया शिप भी कर रहे होंगे एट दिस मोमेंट, अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो। बिल्कुल बॉडी बाइक के अंदर रहती है, पीछे भी नहीं जाती है, हल्की है और वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी। दूसरी बात ये कि जितने भी बड़े बड़े ये लद्दाखी कैरियर्स आते हैं ना, जो साले बाइक के पीछे बिल्कुल कतई ट्रैक्टर में ट्रॉला बंधा हो जैसे वैसे होते हैं, आफत को आमंत्रण है, ठीक है। देखा होगा आपने, जब लोग बिल्कुल अपनी बाइक की बैलगाड़ी बना करके लेके जाते हैं लद्दाख में, तो उनकी बाइक की फिर स्पीड भी कितनी होती है चलाने के लिए, मैं डगर 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 करके चल रहा होता है, क्योंकि रियर झूल रहा होता है पीछे कतई। वो इसीलिए होता है क्योंकि बाइक को जितना आप पीछे से भारी करोगे उतना ज़्यादा बाइक आपकी डिसबैलेंस होगी, कॉर्नरिंग में, स्ट्रेट्स में सब में जान जाती है, और ऑफ रोड तो भूल ही जाओ। अगला अपग्रेड, और जो कि आपको विंटर में बहुत ज़्यादा सहूलियत देगा, विंटर ग्लव्स नहीं कह रहा हूँ मैं, वो है हीटेड ग्रिप्स। तो ये है डेटोना की हीटेड ग्रिप्स, जो मैंने ओल्ड हीटेड ग्रिप्स निकाली और इनको निकाली और फिर इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। इसमें एक बटन है, आई एम नॉट श्योर दिख रहा होगा यहाँ पर, इसमें एक बटन है यहाँ पर जिसको लॉन्ग प्रेस करो तो वो जलने लगती है। फिर इसमें 4 हीट एडजस्टर्स भी हैं इसके अंदर, ये बटन इधर। पर अभी मैं इसको ऑन नहीं कर सकता क्योंकि बाइक में एक सर्किट नहीं चल रहा है, वो ठीक कराना, तो करना है जो भी है, तो इसलिए। पर ये बहुत बहुत आरामदायक है लॉन्ग राइड्स में, विंटर राइड्स में, हैविंग योर पाम कुशन वार्म्ड बहुत हेल्प करता है। और एक बात और, हीटेड ग्रिप्स लगाते हैं जब आप, तो जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हमेशा जब ये ऑन हो तो अपनी बाइक को स्टार्ट रखिएगा। अगर आपने सिर्फ इग्निशन ऑन करके छोड़ दिया, दे विल ड्रेन द बैटरी और मुसीबत फंस जाएगी। अगला अपग्रेड जो है वो सीट के नीचे है एक्चुअली, एयर बॉक्स, और उसकी फनल के ऊपर एक ये एयर फिल्टर के ऊपर एक ये प्री एयर फिल्टर लगा हुआ है ना। इस प्री एयर फिल्टर का बेसिकली एक ये फोम का टुकड़ा समझ लीजिए, जो एयर फनल, बॉक्स फनल के ऊपर लग जाता है आकर के। ये बाहर से आने वाली डस्ट वगैरह को बचा रहता है। वैसे भी एयर फिल्टर का काम अपने आप में यही होता है कि डस्ट वगैरह को बचाए इंजन में जाने के लिए, पर ये उसको और फिल्टर कर लेता है। और ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि जब मैं एडवेंचर्स पे, लॉन्ग एडवेंचर पे जाता हूँ या रिमोट प्लेसेस में जाता हूँ, तो हर जगह हर पार्ट अवेलेबल नहीं होता है। ऑयल फिल्टर एक बार को फिर भी मिल जाता है यामाहा का, क्योंकि सेम ऑयल फिल्टर अब कई बाइक्स में यूज़ होता है, पर एयर फिल्टर बॉक्स जो उसका जो डिज़ाइन होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसीलिए एक एयर प्री फिल्टर लगा लिया था जो कम से कम लंबा चल जाए। एंड आई किड यू नॉट, पिछले 30,000 किलोमीटर्स में मैंने अपना एयर फिल्टर चेंज नहीं किया है, सिर्फ इसको निकाला है, साफ़ किया है, इसको दोबारा ऑयल किया है और लगा दिया है उठा करके, एंड दैट्स इट। इट हैज़ नेवर गिवन मी एनी प्रॉब्लम्स। और एयर फिल्टर अभी भी वो स्पार्क क्लीन है जो आज से 30,000 किलोमीटर पहले लगाया था। सो प्री फिल्टर ना, हो सकता है आप बहुत बड़े प्योरिस्ट हो कि इसमें बाइक की परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, कि हवा नहीं आएगी तो कंबशन में इफेक्ट होगा, तो पावर डिलीवरी में इफेक्ट होगी। तो मेरे भाई, अगर तुमको इतना ही मैगी नूडल खाना है ना, तो जा कर के खा लो, और अपने उन जो 1.5 हॉर्स पावर से 1 हॉर्स पावर से ना उठा करके तुम जुपिटर पे चले जाओ जा करके मेरे सिंगट्टे से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ये जो सीट के ऊपर जो मैश कवर देख रहे हो, ये क्यों लगाया है मैंने? तो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए इस बाइक की जो सीट है वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी भी इस गफलत में मत रहना कि तुम इसको ले करके और दिन में तुम 800 किलोमीटर खींच दोगे और तुम्हारे पुट्ठों में दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक मैश लगाने से ना थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाता है। अब आप एक बाईसाइक्लिंग पैंट्स या फिर वो प्लास्टिक लगे पिछवाड़े में चड्डे पहन सकते हो, वो सब ठीक है, पर मैंने वो सब नहीं किया है अभी तक। थोड़ी सी कुशनिंग मिल जाती है, बाकी बारिश में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इससे सूख जाता है जल्दी। चलिए अब पिछले वीडियो पे दोबारा चलते हैं, अभी तक आप देखते हुए आते। चीयर्स। ना एक चीज़ जो बहुत है ज़रूरी है जानना, वो ये है कि आपका सीटिंग स्टांस।
सो मेरे हाथ जो हैं वो लंबे हैं, पर कानून के हाथ जितने लंबे नहीं हैं। सो जो हैंडल बार था उसकी स्टॉक पोजीशन यहाँ पर थी, इस जगह। कहाँ गया मेरा पेचकस? हियर। तो उसकी स्टॉक पोजीशन यहाँ पे थी, तो ये जो हैंडल बार था वो यहाँ पे नीचे लगा हुआ था। उसकी वजह से हो ये रहा था कि मुझे थोड़ा सा रीच करना पड़ रहा था उसके लिए, ठीक है, और मेरे शोल्डर्स पे स्ट्रेन आ रहा था। सो मैंने ये 45 डिग्रीज हैंडल बार राइजर्स लगाए थे। सिंपल हैंडल बार राइजर्स भी आते हैं, इतने बड़े बड़े जो स्ट्रेट हैंडल को यहाँ की जगह सीधे वही यहाँ पे आती पोजीशन हैंडल बार की। पर जस्ट 45 डिग्रीज हैंडल बार को ऊपर से उठा करके और अपनी तरफ मूव करने से काफ़ी रिलैक्सेशन हो गया, ठीक है। लेकिन जब भी मैं राइड करता हूँ मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी एल्बोज़ जो हैं वो एकदम नीचे रिलैक्स पोजीशन में ना आए। देयर हैज़ टू बी अ सी होना चाहिए, आपकी रिस्ट लाइन, आपकी एल्बो आपके शोल्डर्स के बीच में ये पोजीशन में होना चाहिए। यू शुड बी ऑन द बाइक, ठीक है। लेड आउट रिलैक्स पोजीशंस में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बाइक पे आप अच्छे से कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। दैट वाज जस्ट अ टिप हियर। नाइस इन्वेस्टमेंट, क्वाइट अ बिग गेम चेंजर फॉर मी। तो अपनी बाइक को पर्पस बिल्ड करिए, अपनी नीड के हिसाब से बिल्ड करिए, जो आपको सही लगे वो करिए। बेस्ट के पीछे भागने की जगह सूटेबल के पीछे भागिए। बाइक में चेंजेस करते हुए, बाइक के लिए कोई चीज़ खरीदते हुए डरिए मत। थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए, क्या हो गया, टूट जाएगा, नया आ जाएगा, हाँ ये नो पैसा खर्चा होगा, ठीक है, पर सीखोगे भी, ठीक है। घर पे बैठ करके तो रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, राइट। सो दैट इज़ वन थिंग। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल सपोर्ट करना चाहते हो, ये रहे QR कोड बाय मी अ कॉफ़ी का, नहीं तो आप सुपर थैंक्स यूज़ कर लीजिए। एंड डू लाइक, शेयर एंड लीव अ कमेंट डाउन बिलो। इन सब चीज़ों से ही मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस पुश होते हैं और मेहनत करने का और काम करने का मन करता है, वरना यू नेवर नो। हस्ता ला विस्ता, बाय, नेक्स्ट टाइम।